क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाजशास्त्र का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक एक नंबर के। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर्बर्ट स्पेंसर, आर्गबर्न, दुर्खीम, मैकाइवर एवं पेज। तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक हैं हर्बर्ट स्पेंसर। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, तो इनको आप जरूर तैयार करिएगा, क्योंकि हर साल प्रश्न ये रिपीट होते रहते हैं। तो इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की मेरे प्यारे बच्चों? यस्सी दुबे ने। याद रखना, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना की यस्सी दुबे ने। राष्ट्रवाद का जन्म उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप हुआ। यानी राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ? तो आपको लिखना है उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप हुआ। धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया? दुर्खीम ने। बहुत बार पूछा गया है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया? दुर्खीम ने। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी रचना है? तो ये डार्विन की रचना है। याद रखिएगा, द डिसेंट ऑफ मैन डार्विन की रचना है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? तो हर्बर्ट स्पेंसर है। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, माल्थस ने अपने लेख एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन का प्रतिपादन किस सन में किया था? 1798, 1898, 1998, 2008। तो माल्थस ने अपने लेख एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन का प्रतिपादन किया था 1998 में। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो माल्थस है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद जाति क्या है? खुला वर्ग है, बंद वर्ग है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो जाति एक बंद वर्ग है। ठीक है, जाति एक बंद वर्ग है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक प्रश्न बनता है, जनजाति क्या है? तो जनजाति एक संपूर्ण समाज है। ऑप्शन में मिलेगा संपूर्ण समाज। ठीक है। बाजार क्या है? तो बाजार एक संस्था है। ऑप्शन में क्या रहेगा? बाजार एक संस्था है। इसको ध्यान रखिएगा। फिर चौथा नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी? मार्शल ने, जेनकिंस ने, एडम स्मिथ ने, माल्थस ने। तो द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी थी एडम स्मिथ ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873, 1874, 1875, 1876। तो मेरे प्यारे बच्चों 1875 में। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। प्रश्न पूछ लेता है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में, और किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया था। विश्व महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, इसको याद रखिएगा। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हरिजन नामक समाचार पत्र किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से, महात्मा गांधी से, डॉक्टर अंबेडकर से, एम.एन. श्रीनिवास थे। तो हरिजन नामक समाचार पत्र संबंधित है महात्मा गांधी से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 1933 में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था। इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस सन में हुई? 1959, 1994, 1996, 1998। तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी 1959 में। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, उपनिवेशवाद का संबंध है पूंजीवाद से, साम्राज्यवाद से, समाजवाद से, साम्यवाद से। तो उपनिवेशवाद का संबंध है पूंजीवाद से। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं प्रारंभ कब हुई? 1950, 1975, 1995, 1999। तो 1975 सही हो जाएगा। भारत में वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं प्रारंभ हुई थी 1995। ठीक है, 1995 से। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, महात्मा गांधी, अमृता देवी। तो सुंदरलाल बहुगुणा सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन के जनक थे
सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन एक वन संरक्षण आंदोलन था, ठीक है, जो 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था चिपको आंदोलन? उत्तराखंड में। कब शुरू हुआ था? 1973 में, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर का 3 अंक आपको मिलेगा। तो नातेदारी को परिभाषित कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नातेदारी सामाजिक संबंधों की प्रणाली है जो जन्म, विवाह या गोद लेने के माध्यम से व्यक्तियों को आपस में जोड़ती है। यह समाज में पहचान और उत्तरदायित्व तय करती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर प्रश्न है। लैंगिक असमानता का क्या अर्थ है? लैंगिक असमानता का अर्थ लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, प्रथाओं के 2 कार्यों को लिखियो। तो प्रथाओं के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है प्रथाएं सीखने के कार्य में मदद करती हैं। दूसरा है प्रथाएं व्यक्तित्व निर्माण में सहायता करती हैं। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, उदारीकरण क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उदारीकरण से तात्पर्य इस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण कम हो जाता है तथा अर्थव्यवस्था को बाजार की शक्तियों के नियंत्रण हेतु छोड़ दिया जाता है। इसके बाद है 15 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? अनुसूचित जातियों की 2 समस्याएं बताइए। तो अनुसूचित जातियों की 2 समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला है सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उनकी हीन स्थिति। दूसरा है धार्मिक आधार पर उनके साथ भेदभाव। इसके बाद है 16 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित कीजिए। तो धर्मनिरपेक्षता एक ऐसे सिद्धांत पर आधारित सामाजिक नैतिकता की एक व्यवस्था है जिसमें धर्म की नैतिकता के मापदंड तथा व्यवहार के निर्धारण के बिना हस्तक्षेप के वर्तमान जीवन तथा सामाजिक कल्याण की भावना पर बल दिया जाता है। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? परियोजना कार्य का दोष बताइए। तो ज्ञान प्राप्ति का महंगा विकल्प, और दूसरा है परियोजना कार्य के लिए विषय का चुनाव कठिन है। इसके बाद में 18 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति के किन्हीं 3 प्रमुख प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो हरित क्रांति के 3 प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला है कृषि उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, और तीसरा है उन्नत बीजों और तकनीकों के उपयोग से कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, समाज में कानून की क्या भूमिका है? तो कानून समाज में लोगों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने और कर्तव्य के निर्धारण में तथा नागरिकों के लिए आचरण के आदर्श स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, सामाजिक स्थिरीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। तो सामाजिक स्थिरीकरण की 3 मुख्य विशेषताएं निम्न है। पहला है सर्वव्यापी होना, क्योंकि हर समाज में किसी न किसी रूप में स्थिरीकरण पाया जाता है। दूसरा है सामाजिक प्रकृति, क्योंकि यह व्यक्तिगत नहीं बल्कि समाज की व्यवस्था है। दीर्घकालिक या प्राचीन होना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और समाज की मान्यताओं से जुड़ा होता है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत में लिंगानुपात में गिरावट के मुख्य कारणों में बेटी को बोझ समझना, कन्या भ्रूण हत्या, लड़कियों की उपेक्षा, शिक्षा वास्तु सुविधाओं की कमी, दहेज प्रथा, पारंपरिक सोच, आर्थिक असमानता तथा सरकारी कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन न होना शामिल है। यह सामाजिक संतुलन के लिए गंभीर चुनौती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारणों का वर्णन कीजिए। जाति व्यवस्था में परिवर्तन के प्रमुख कारणों में औद्योगिकरण, शहरीकरण, शिक्षा का प्रसार, संविधान में आरक्षण नीति, सामाजिक सुधार आंदोलन, वैश्वीकरण, आर्थिक प्रगति, आधुनिक संचार माध्यम तथा कानूनी प्रतिबंध शामिल है। ये कारक पारंपरिक जाति आधारित भेदभाव को कमजोर कर समतामूलक समाज की ओर बढ़ने में सहायक हुए हैं। इसके बाद है 23 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? सामाजिक विषमता क्या है? सामाजिक विषमता का अर्थ है समाज में व्यक्तियों या समूहों के बीच असमानता, जिसमें संसाधनों, अवसरों और अधिकारों का असमान वितरण शामिल है। यह विषमता जाति, वर्ग, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर हो सकती है। सामाजिक विषमता के परिणाम स्वरूप कुछ समूह वंचित रह जाते हैं और उनके विकास के अवसर सीमित हो जाते हैं। इसे दूर करने के लिए समानता और न्याय आधारित नीतियों की आवश्यकता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला है भेदभाव क्या है? तो भेदभाव का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह के साथ असमान और अनुचित व्यवहार करना जो उनकी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, भाषा या अन्य पहचान के आधार पर होती है। यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर असमानता को बढ़ाता है। भेदभाव के कारण वंचित समूहों को अधिकार, अवसर और संसाधनों से वंचित किया जाता है। इसे समाप्त करने के लिए समानता, शिक्षा और संवैधानिक प्रावधान आवश्यक है। इसके बाद है 25 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? ग्राम पंचायत की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ग्राम पंचायत को स्थानीय शासन की शक्तियां प्राप्त हैं, जिसमें जल आपूर्ति, सड़क निर्माण, स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि विकास,
कर वसूली, विवाद निपटान तथा सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है। यह ग्रामीण विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर है 26 नंबर प्रश्न, ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं। तो ग्रामीण समाज की 4 प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला है मुख्य रूप से कृषि पर निर्भरता, घनिष्ठ सामुदायिक संबंध, संयुक्त परिवार प्रणाली और सामाजिक जीवन में जाति प्रथा का प्रभाव। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। तो मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ है, कारण स्पष्ट कीजिए कि जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से क्यों आती है जबकि मृत्यु दर बहुत तेजी से गिरती है। 8 नंबर का है, अथवा करके दिया हुआ है, अथवा करके आपको एक करना है इसमें से। कृषक सामाजिक संरचना की व्याख्या कीजिए, इस पर वैश्वीकरण के पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 28 नंबर है, भारत में होने वाले प्रमुख महिला आंदोलन की चर्चा कीजिए तथा सरकार द्वारा महिलाओं के हित में किए गए प्रमुख प्रयासों को भी बताइए। फिर इसमें भी अथवा करके दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी देख लेते हैं क्या है। सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है, भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश को जाना जाता है। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 29 नंबर प्रश्न है, भूमि सुधार के परिणामों की विवेचना कीजिए अथवा सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए तथा इसके स्वरूपों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।